अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो नावल का लास्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन भी आ गया और ये लोग जो है यूनिवर्सिटी की पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। यूनिवर्सिटी में जाते ही हर तरफ गहमा गहमी थी। जिस गेट से ये लोग हमेशा जो है वो दाखिल होते थे, आज उसी गेट को हमेशा के लिए छोड़ने वाले थे। इसी तरह वक्त जो है वो पंख लगा के उड़ता गया। शाहजेब साहब अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके थे और आजकल वो घूमने गए हुए थे और दानियाल ने उनका पूरा बिजनेस जो है वो संभाल लिया था और अब जो है उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी। कभी वो शाहजेब मेंशन और कभी अफ्ती मेंशन होते। इसी दौरान जो है वो दानियाल को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, लेकिन रहमान साहब चाहते थे कि वो ये प्रोजेक्ट ना करे। रहमान साहब का प्रोजेक्ट करने से जैसे ही इन्होंने इनकार किया तो वो हमेशा इनको धमकी देते रहते। बिनिश भी अब जो है वो लंदन जा चुकी थी अपनी पीएचडी के लिए। रहमान साहब ने दानियाल को फंसाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा धमकियां दी, लेकिन उन्होंने इसकी एक बात नहीं सुनी। फिर आखिर आज जो है वो रहमान साहब ने दानियाल को फ़ोन किया। आज जो है वो दानियाल का प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और ये बात रहमान साहब से बर्दाश्त ना हुई कि उनकी कंपनी जो है वो इनसे आगे बढ़ गई है। तो रहमान साहब ने दानियाल को कॉल किया और कहा कि आज की रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी शाम होगी। दानियाल ने आर्यान को फ़ोन किया और उसे सारी बातें बता दी और आर्यान ने इससे गुस्सा भी हुआ कि तुमने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन फिर जो है वो दानियाल ने कहा कि मुझे ये लगता था कि ये सिर्फ धमकियां हैं, लेकिन आज रहमान ने मुझे मेरी जान से हाथ धो बैठने की धमकी दी। आर्यान को इस पे काफ़ी गुस्सा आया इसकी इस हरकत पर, लेकिन वो लब भींच कर रह गया। आर्यान ड्यूटी से जब वापस आया तो घर में खामोशी थी, क्योंकि जैसे ही दानियाल घर में दाखिल हुआ तो हर कोई संजीदा था। दानियाल जैसे ही दाखिल हुआ, दानियाल ने पूछा, क्या कहीं मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? हर कोई रो रहा था। फलक जो है वो मज़ीद इसको लगा कि फ़लक इसको तंग कर रही है, तो लेकिन जैसे ही इसने फ़लक को पुकारा, शाहजेब साहब ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ पे थप्पड़ मारते रहे और उसने पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मैंने किया क्या है। उन्होंने ये तस्वीरें उनके सामने की। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की हरकत करने को? तुमने हमारी बेटी को धोखा कैसे दिया? दानियाल हैरान परेशान खड़ा ये सब देख रहा था। शाहजेब साहब गुस्से से उसकी तरफ झपके, क्या ये सच है? लेकिन बाबा मेरी बात तो सुनिए, मैंने जो पूछा वो बताओ। लेकिन बाबा, हाँ या नहीं? सच है, उन्होंने कहा। दफ़ा हो जाओ। थप्पड़ मारते हुए उन्होंने कहा, दफ़ा हो जाओ और मेरी तरफ से तुम मर जाओ, लेकिन मेरे घर वापस ना आना। अमिल दौड़ती हुई आई और कहा कि मुझे मेरे भाई पर पूरा यकीन है। आप फलिक, तुम दानियाल को बचपन से जानती हो, तो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? फलक गुस्से से बोली और दानियाल की तरफ बढ़ी कि मुझे तुमसे कोई अब रिश्ता नहीं रखना, तलाक दो मुझे, तलाक। दानियाल उस पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन वो वहीं पर रुक गया। जिस पर इतना यकीन किया, इतना प्यार किया, आज उसी ने इसे जो है वो इस कदर समझा। शाहजेब साहब ने दानियाल को धक्का देकर घर से निकाल दिया। दानियाल रोड पर चल रहा था और सामने से ट्रक इसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो इस ट्रक की तरफ बढ़ता गया क्योंकि शाहजेब साहब ने इसे कहा कि मेरी तरफ से मर भी जाओ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। यही बात इसके दिमाग में गूंज रही थी। ट्रक इसके बहुत करीब था, लेकिन जो है वो फ़हद ने इसे आकर अपनी तरफ खींचा। फ़हद ने इसे पूछा कि क्या तुम होश में हो? चलो मेरे साथ घर चले। कौन सा घर? निकाल दिया उन्होंने मुझे उस घर से। क्यों निकाला? मैं नहीं जानता। यही बात फ़हद ने कहा, चलो मेरे घर चलो, बाकी बातें हम घर जाकर करेंगे। दानियाल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फ़हद ने इसे दूध के गिलास में नींद की गोली मिलाकर दी। उसने खाना खाने से वो मना कर चुका था, मगर फ़हद के मजबूर करने पर इसे वो दूध का गिलास पीना पड़ा। फ़हद चाहता था कि दानियाल सुकून से सो जाए। दानियाल की हालत इसे डरा रही थी, लाखों सो इसको घिरे हुए थे। इसने आर्यान को फ़ोन से आगाह नहीं किया क्योंकि वो चाहता था
पहले दानियाल इसे सब बता दे। न जाने ऐसी क्या बात थी कि इसे आर्यान को बताना चाहिए। एक सोच के दिमाग में आते ही इसने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और इसे आर्यान को आगाह करना था। आर्यान जैसे ही ड्यूटी से घर आया तो कोई भी इससे बात नहीं की। अक्सर ड्यूटी से जब वो आता तो बहुत रात हो जाती, मगर आज कुछ अजीब इसे महसूस हुआ, कुछ मामूली। आमतौर पर इसकी वापसी पर घर पर रौनक रहती, लेकिन आज पूरा जो घर है वो खामोशी में डूबा हुआ था। मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? हैरानगी से इसने इतराफ़ का जायज़ा लिया। अचानक किसी ने इसके कंधे पर दबाव डाला। वो चौंक कर मुड़ा। काले शलवार सूट में शॉल अपने इर्द गिर्द लपेटे आलिया संजीदगी से इसकी तरफ बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से? सब सो गए क्या? वालेकुम सलाम, हाँ सब सो गए। तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना गर्म करूँ। आलिया किचन की तरफ बढ़ी। वो इसे नहीं बता पाई कि आज रात सब पर नींद हराम है। ओके, मैं आता हूँ। आर्यन एक नज़र से देखता, 2 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता अपने कमरे में जा घुसा। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर आया। आपी, आर्यन के पुकारने पर आलिया ने देखा। दानियाल वो सिसकी। आर्यन फ़ौरन सीधा हुआ। नवाला हल्क से नीचे जाने से इनकारी था। पानी पीकर वो जल्दी से बोला, क्या हुआ? न जाने क्यों इस कलेजा पल भर को कांपा। इसे शाहजेब अंकल ने घर से निकाल दिया। आपी, बहुत बड़ा मजाक है। ये मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। किधर जा रहे हो? अंकल और बाकी सब तो कल सुबह बात होगी, मगर फ़िलहाल मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ। अपना मोबाइल उठाता बटुआ संभालता वो लिपक गया। आलिया नम आंखों से इसकी पुश्त देख रही थी। वो नहीं रहेगा क्योंकि वो दानियाल से बहुत मोहब्बत करता है। कभी जताता नहीं, मगर इसे दानियाल बहुत अजीज़ था। इसके दिल ने बेख्तियार एक बार फिर दानियाल शाहजेब के हक़ में बेहतर दुआ की। आर्यन का इरादा पहले करीबी पार्क देखने का था। दानियाल अक्सर वहाँ जाता। वहाँ पार्क के अंदर जाने ही वाला था कि इसका फ़ोन बजा। रुककर इसने जेब से फ़ोन निकाला। फ़ाहद की कॉल देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। इसे फ़ाहद को भी बुलाना था। इस तरह मिलकर ढूंढना अकेले ढूंढने से बेहतर था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो? फ़ाहद ने आम से लहजे में कहा। यार दानियाल। फ़ाहद ने इसकी बात फ़ौरन काटी। मेरे घर आ जाओ, फिर बात होगी। फ़ाहद ने कहकर कॉल काट दी और फ़ोन जेब में मुंतकिल करने के बाद वो तले कदम उठाता फ़ाहद वाला पहुंच गया। फ़ाहद इसे दाखिली दरवाजे के पास ही चक्कर काटता नज़र आया। आर्यन को देखकर फ़ाहद फ़ौरन इसकी तरफ आया। आर्यन सीधा लाउंज में चला आया। क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? फ़ाहद का अंदरूनी हैरान हुए थे। वो आर्यन के बराबर में बैठा मुतफक्कर सा नज़र आया दानियाल को, और फिर आर्यन इसे बताता गया और वो जो आज हुआ था, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इतना सब हो गया बेचारे के साथ। तभी मैं कहूँ, वो शख्स जिसने कभी खाने से इनकार नहीं किया, आज वो कैसे इनकार कर रहा है? वो पुरसोच अंदाज में बोला। आर्यन ने बेख्याली से कहा, फिर जैसे चौंक कर सीधा हुआ। आंखें सुकेड़ते इसने फ़ाहद को देखा। तुमने अभी कहा कि इसने खाने से इनकार किया, मतलब? वो हैरानगी से बोला। क्या मैंने ये कहा? फ़ाहद का अंदाज सवालिया था। हाँ बिल्कुल। अब बताओ किस कमरे में है वो? इसे घूरते हुए बात के आखिर वो खड़ा हुआ और इर्द गिर्द नज़रें घुमाई। क्या तुम्हें लगता है इसने ऐसा किया? फ़ाहद ने एक और सवाल पूछा। आर्यन संजीदगी से बोला, नहीं बिल्कुल। वो बेसाख्ता बोला और फ़ाहद मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें बता दूं, फ़ोन भी इसलिए किया, मगर अब तुम्हारी बात सुनकर सोचा पहले तुमसे पूछ लूँ कि तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत हर्ट हुआ है और मैं नहीं चाहता कि इसे मज़ीद हो। फ़ाहद संजीदगी से बोला। और लम्हे में फ़िक्र ही थी। आर्यन मुस्कुराया। इतना करते ही इसका तभी हर वक्त फ़ाहद करता रहता है। आर्यन ने इसके बाजू पर मुक्का मारा। कौन सड़ने लगा है हमारी मोहब्बत देखकर? फ़ाहद कंधा सुलाते हुए बोला। ला हौला वला कुव्वता, मुझे क्या ज़रूरत? आर्यन खुफ्तगी से बोला। सो रहा है, नींद की गोली दी थी। फ़ाहद ने अंदर दाखिल होते पहले आर्यन को बताना ज़रूरी समझा, जिस पर आर्यन इसे सख्त नज़रों से घूर कर रह गया। फ़ाहद सपटाया और फ़ौरन बोला, बहुत परेशान था और तबीयत भी ठीक नहीं लगी, तभी मुझे इसकी तो बस। फ़ाहद ने आखिर में भरपूर मासूमियत दिखाते हुए कंधे उकसाए और आर्यन मुस्कुरा कर रह गया। आगे क्या होगा, क्या सोचा है तुमने? कल इससे असल बात पूछेंगे। इस तस्वीर का क्या चक्कर?
इसके बाद ही कुछ सोचते हैं। सुनो, सुबह इसे मत बताना कि मैं आया था, शाम में आकर खुद बात करूँगा। दाखिली दरवाजे के पास पहुँचते आर्यान ने तंबीह दी। कई बोझल दिन और कई बेरौनक रातें गुजर गई। इस वाक़े को 1 हफ़्ता हो गया, मगर दानियाल की कोई खैरो खबर ही नहीं। अपने दिल का वो क्या करती जो पल पर तड़पता रहता, भले वो जैसा भी था। मगर ये दिल न जाने क्यों हम कर इसके दीदार को तड़पता। इर्द गिर्द इसके शौक जुमले कह के घूमते, मगर शाम को लॉन में चली आती तो खाली कुर्सियाँ इसका मुँह चढ़ाती। इस दिन के बाद जैसे दोनों घर के अफराद अपनी अपनी जगह चोर से बन गए थे। कभी एक दूसरे का आमना सामना नहीं किया, ना वो देर रात तक चलती महफिलें होती और ना ही बातें और ना ही कह के होती। एकदम से चहकते लाउंज खामोश मातम चढ़ा रहे थे। नूर की ज़ुबानी से मालूम हुआ कि अमिल को बुखार है। वो अमिल से मिलने गई, मगर खामोशी से रुख फेंक कर अमिल ने गोया साफ साफ अंदाज में जताया, तुम जा सकती हो। 7 गुज़रे लम्हे आंखों के सामने से गुजरते यूँ महसूस हुआ कि न जाने कितनी सदियाँ बीत गई। हर कॉल को लिपक कर उठाना जैसे मामूल बन गया। न जाने कोई कॉल दानी का हो, क्या पता। सर शाम के साए गहरे थे तो वो अकबी लॉन में चली आई, शॉल अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेटे, आंखें उदासी से जाती शाम को तक रही थी। कहाँ हो तुम दानी, लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, बस एक बार। वो दुखी अंदाज में बड़बड़ाई और खुश्क आंखों से एक बार फिर गर्म स्याल बहने लगे। वो पागल नहीं जानती थी कि जिस गुनाह के लिए वो दानियाल को माफ़ करना चाहती है वो कभी इसने किया ही नहीं। दानियाल की आवाज़ पास ही गूंजी। इसका दिल चाहा इस वक्त को यहीं रोक ले और अपनी मुट्ठियों में कैद कर ले। इंसान को किसी दूसरे की कदरों कीमत का अंदाज़ा तभी होता है जब वो इससे बिछड़ जाता है। दानियाल की संजीदा सी आवाज़ फिर कहीं इर्द गिर्द सुनाई दी। बेबसी अपने खाली हाथों की लकीरों को देखती वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरी। दानी, वो हौले से आवाज़ में बोली और शामते गहरे साए दुख से इस लड़की को अहबा कर गई थी। यही तुम्हारी सज़ा है फलक अब्दी, एक अच्छे लड़के का दिल दुखाया तुमने। मैं तुम्हें तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक दानी तुम्हें माफ़ ना करे। अल्लाह जी मेरा भाई वापस आ जाए। अमीर ने अपने आंसू पूछे। वो दानियाल के कमरे में खड़ी हर तस्वीर को छूती माजी को महसूस कर रही थी। अपने ऑफिस में बैठे आर्यान को सोचों का महवर दानियाल था। इस दिन से दानियाल की चुप्पी नहीं टूटी, ना ही वो कुछ बताने को तैयार था। फ़हद और आर्यान के असरा पर वो बस इतना बोलता, मुझे अपने किरदार की सफाई पेश नहीं करनी, ना आप लोगों के सामने ना किसी और की। इसकी बात पर मज़ीद इन दोनों ने ऐसे कुछ ना कहा और ना इसे कुरेदा। जानते थे कि वो बला का ज़िद्दी और जज्बाती है। इसकी बारी और रौबदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। पिए काफ़ी लिए अंदर आया। सर, एसीपी फ़हद आने वाले हैं आपसे मिलने। हाँ, जब वो आए इन्हें अंदर भेजना। आर्यान ने इसकी फुलती मुस्कुराहट की वजह जानी। दानियाल ने सब बता दिया मुझे। फ़हद ने फ़खरिया अंदाज में कॉलर उकचाए एक अंदाज से कहा। आर्यान ने भीड़ खींची। बेसाख्ता मुस्कुराहट इसके होंठों में फैली। इसका मतलब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। चलो अब जल्दी से बताओ। आर्यान फ़ौरन मेज़ पर बाजू झुकाए। कैसे बताऊं, पता है कितना मुश्किल था इससे सब उगलवाना। होते तो वो कभी नहीं बताता, तो मैं हूँ जो इससे सब उगलवा लिया। बात के आखिर इसका लहजा सख्त कराहत हो गया और फ़हद ने इसे घूरा। चुप रह, मुझ पर रौब ना डाल वरना कुछ नहीं बताऊंगा। फ़हद उतर आया। अब बोल भी, आर्यान ने बेराज कहा। बंदा चाय कॉफ़ी ही पी लेता है। चुप कर, ये नखरे नूर को दिखाना, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। आर्यान ने निशाने पर तीर छोड़ा। वो बड़बड़ाया और फिर आर्यान की गुरी से खफ्त हुए जल्दी जल्दी सब बताया। बात के आखिर में इसने दहाई दी और आर्यान ने इसे घूरा और फिर इंटरकॉम उठाया। वो स्पेशल पर जोर देता हुआ बोला तो फ़हद का हलक तक कड़वा हो गया। इसे पिछली बार की स्पेशल चाय याद आई जिसमें ज़्यादा पानी, 2 चम्मच दूध और बड़े खुले दिल से डाली पत्ती और कंजूसी से डाली चीनी थी। हमारे गरीब खाने भी आया करें, आपकी तवाज़िया में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वो इंशाल्लाह पर जोर देकर बोला और आर्यान ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुकाया। वो दरवाजे तक पहुंचा तो आर्यान की आवाज़ पर रुका। एएसपी साहब, चाय तो पीते जाइए। लहजे में शरारत ही शरारत फ़हद ने इर्द गिर्द देखा और दरवाजे के दाई जानिब पर पड़े रीक पर डब्बे में से 2-3 पेन निकालकर इस पर उछाले। सर पर मार लेना।
वो कहता हुआ बाहर चला गया। होटल से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया आर्यन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब इसका इरादा शज़ेम मेंशन जाने का था। इस वाक़े के बाद इसे आर्यन वहाँ जा ही नहीं पाया। कुछ मसरूफियात और कुछ दानियाल के मना करने की वजह से वो किसी से बात नहीं कर सका था। उदासी शाम ने शज़ेम मेंशन पर अपना डेरा जमाया। लाउंज में तरीखी फैली। खुली खिड़कियों से सरमई शाम की बाकी रहती रोशनी मालूम हो रही थी। मालूम होता था गोया अंधेरों ने यहाँ डेरा बिछा लिया हो। कभी दिलो दलील देता, नहीं शज़ेब तुम्हारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। दिमाग इन तस्वीरों की झलकियाँ देखने लगा। अंदर बाहर बस शोर था। लाख खुद को मजबूत दिखा लेता, मगर अंदर बाप जिंदा था। बेटे की इल्तिजा, इसका अपने हक में बोलना इन्हें रात भर सोने नहीं देता था। अस्मा आप, वो तड़प कर बोली और मजीद जैसे ज़ुबान से इनकारी हो। वो अपनी जगह चोर से बन गए। उलझे बाल, मतवातर आंखें जो इसके मुसलसल रोने की चुगली खा रही थी। शज़ेब मेरा दानी, ला दे मुझे मेरा दानी, हाल में होगा किस हाल में होगा, मेरे बच्चे को माफ़ करें। वो इनके कंधे पर सर उठाए बोली और अस्मा बेगम ने आंसू अपने साफ किए। शज़ेब साहब ने इन्हें सोफे पर लिटाया। अमील इनके पास बैठकर इनके हाथ पांव सहलाने लगी। आगे बढ़कर शज़ेब ने लाइट चलाई। नूर दौड़कर किचन से पानी का गिलास ले आई और पानी के छींटे मारने से वो कंसमसाई हुई होश में आई। नूर, लगता है मामा का बीपी लो है। अमील इनके हाथ पांव सहला रही थी और नूर एक नज़र इन्हें देखती फिर वापस किचन में चली गई। बाजुओं के सहारे अमील और नूर इन्हें पकड़ते हुए इनके कमरे तक लाए। शज़ेब साहब अपने दुखते सर को संभालते सोफे पर गिरने लगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। इन्होंने सोफ़े की तरफ इशारा किया तो आर्यन एक नज़र इन्हें देखता सोफ़े के बराबर बैठ गया। कभी सोचा नहीं था अंकल, मुझे आपको दानियाल के किरदार की सफाई भी पेश करना पड़ेगी, मगर अब लगता है ये ज़रूरत है। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। क्या कहना चाहती हो? यह आपको देखना चाहिए। इसने मज़ीद कुछ कहे बगैर एक खाकी लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। इन्होंने फ़ौरन पकड़ा। तभी अस्मा बेगम को सहलाने के बाद अमील और नूर इनके कमरे से निकली। अमील की नज़र आर्यन पर पड़ी तो आंखें पानी से भरने लगी। मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला गोड़ती वो सीढ़ियों की जानिब चली। अमील, यहाँ आओ। आर्यन की आवाज़ पर वो रुकी मगर मुड़ी नहीं। नूर अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी। सुनाई नहीं दिया, यहाँ आओ। अब की बार वो करख्त लहजे में बोला। अमील अपने तले कदम उठाती इस तक आई और पलकों की झालर उठाकर इसे देखा, जो संजीदा मगर नरम निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। रोने के बाइस इसकी सूजी आंखें और बुखार से मुरझाया चेहरा देखकर आर्यन का दिल डूब गया। ये डीवीडी प्ले करो। आर्यन ने शज़ेब साहब से लेकर डीवीडी को प्ले किया। अमील ने हैरान नज़रों से इसे देखा। जो जानना चाह रही हो ये क्या है, चलाकर खुद देख लो, इत्मीनान से कहते इसने सोफ़े की पुश से टेक लगाई। LLD के पास गई और इसमें CD डाली। डी पर कुछ तवाक़िया के बाद एक होटल की फुटेज चलने लगी। सीनियर से दरवाज़ा खोला तो नॉर्मल कदम उठाता दानियाल अंदर आया। फिर इर्द गिर्द देखकर गोया वो किसी को ढूंढ रहा था। दूर से ही हाथ हिलाता इसने इस जानिब तेज़ी से कदम उठाए, तभी सामने से आती एक लड़की से टकराई। अमील, वीडियो रोको। अमील ने वही किया। अब जूम करो। हाँ ठीक है। लड़की के चेहरे पर बस ठीक है। वो अमील को हिदायत दे रहा था। अब इस लड़की का चेहरा वाज़िया देखना। नूर, वो तस्वीरें लेकर आओ। नूर ने वही टीवी लाउंज के तीसरे दार से तस्वीरों का लिफाफा निकाला और आर्यन को देखा। ये देखे लड़की का चेहरा और वो भी देखें। इसने तस्वीर वाली लड़की और LED पर नज़र आती लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा किया। जूम आउट करो, शज़ेब साहब ने अब की बार कहा तो अमील ने फ़ौरन ऐसा किया। शज़ेब साहब ने तीसरी तस्वीर को उठाया, जिसकी तरफ तस्वीर में दानियाल इसे पकड़कर खड़ा किया। इस तरफ अब पकड़ा हुआ था। प्ले करो वीडियो। अब वीडियो में वो दोनों एक साथ नीचे गिरे। लड़की तंजिया मुस्कुराई जैसे तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वो नीचे गिरी। दानियाल उठते हुए हाथ उठाकर कुछ बोलते यकीनन माजरत कर रहा था। मैनेजर दानियाल के पास खड़ा कुछ कह रहा था, गालबन माजरत कर रहा हो, और दानियाल ने हंसकर नफी सर हिलाया था। का शाना थपथपाता वहाँ से चला गया, लेकिन तस्वीरें बस गिरने से पहले तक की थीं। इस महारत से एडिट थी कि खुद तस्वीरें भी हकीकत पहचानने से इनकार थी। आर्यन इन्हें धमकियाँ और असगर रहमानी और इसके टेंडर के बारे में बताने लगा। ये है आपका बेटा दानियाल, जिस पर आपसे ज़्यादा मुझे मान है। वो कहकर रुका नहीं और दाखिली दरवाज़ा पाकर
पार करता चला गया और मुड़कर एक नज़र इसने अमिल को देखा, जो कि ज़ेरे असर तश्कर भरे अंदाज से देख रही थी। इसे दानियाल के अल्फाज याद आए, सिर्फ मम्मा और अमिल को मुझ पर यकीन था, सिर्फ और मेरे लिए स्टैंड ले रही थी। आर्यान मुस्कुराती नज़र इस पर डालकर वहाँ से जा चुका था, मगर जाते वक्त तस्वीरें और डीवीडी लेकर गया। इसे भी अब्दिर की आंखों भी खोलनी थी। आर्यान जा चुका और इन्हें हकीकत दिखाकर वो जैसे सोफे पर डट गए। इन्हें हर तरफ से पछतावे का नाक डसने लगा और वक्त गुजरता गया और इंसान चले जाते हैं। बाबा, अमिल इनके करीब आई, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इन्होंने रुख मोड़ा। अमिल ने नूर को इशारा किया। वो दोनों इन्हें एक नज़र देखते वहाँ से चलेंगी। वो तही दामन बैठा रहा, रुख मोड़कर खिड़की से बाहर डलती शाम को देखने लगा। ऐसा अंधेरा वो अपने अंदर महसूस कर रहा था। आर्यान के काटदार अल्फाज इन्हें याद आए। ये है आपका बेटा दानियाल, जिस पर आपसे ज़्यादा मुझे मान है। इनकी आंखों से बेनाम से आंसू निकलकर गिरेबान में जज्ब हुए। मुड़कर इन्होंने अपने कमरे का बंद दरवाज़ा देखा, जहां इनकी जोजा गोलियों के ज़ेरे असर नींद में थी, जिन्हें इस वाक़े ने तोड़ कर रख दिया। बाबा जान, दानियाल की नमकान आवाज़ थी अपने इर्द गिर्द सुनाई दी, तो वो बेचैन से होकर अपना पहलू बदले। दानी मेरा बेटा। वो रुके और इन्हें अपने अल्फाज याद आए। नहीं, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा बाप। इन्हें अपनी ढीठ सी आवाज़ सुनाई दी। निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। स्नाट, और बहुत ही स्नाट था। दिल को हैरत हो रही कि ये लहजा इन्हीं का है। दिल में मीठा मीठा सा दर्द सा उठ रहा था। बाबा मेरी बात सुनिए, ये ऐसा नहीं। अच्छा, तो आप लोग मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे। मुस्कुराता लहजा, एक बार मेरी बात सुनिए। ये मैंने क्या कर दिया मैंने? इन्होंने पागलों की तरह सर पीटा। ये है आपका बेटा दानियाल। नहीं हूँ मैं, तुम मेरे बेटे, खाक कर दिया तुमने मुझे। अपनी ही सफाक आवाज़ इर्द गिर्द गूंजने लगी। ये है आपका बेटा। इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इन्होंने सोफे से उठकर कमरे में जाना चाहा, मगर आंखों के गिर्द अंधेरे छा गए। दानियाल, आखिरी अल्फाज जो इसके मुंह से हुए। अपने कमरे में बैठी अमल ज़ोरों शोर से रो रही थी और नूर इसका कंधा थपथपा रही थी। अमिल, रोना बंद करो। नूर, इसकी हिचकी बंद हुई। नूर ने पानी के जग की तलाश में नज़र घुमाई। तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अमिल ने सर हिलाते दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और फिर रोते हुए सर सरहाने लगी। नूर याससी से देखने लगी और कमरे से निकली। रेलिंग से नीचे झांक कर इसने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। जग फूट कर पाँव के करीब जा गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ज़ोरदार चीख होते वो नीचे की तरफ दौड़ी। अपने कमरे में लेटी अमिल हैरान हो गई और नंगे पाँव और दुपट्टे से बेपरवाह दौड़ती हुई रेलिंग के पास आई। नज़र टूटे हुए जग पर पड़ी और झुककर इसने देखा तो इसका हाल भी नूर जैसा ही था। अमिल, अंकल को हार्ट अटैक है। नूर ने शज़ेब साहब के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अमिल ने नज़र उठाकर इसे देखा और नूर को इसकी आंखों में वहशियत नजर आई। वो उठी, जूते और दुपट्टे से बेपरवाह खुले बालों में पागलों की तरह ढूंढती लाउंज का दाखिली दरवाज़ा पार कर गई। इसकी टांगें कांप रही थी, सर चकरा रहा था, मगर इसे बाबा की ज़िंदगी के लिए दौड़ना था। लाउंज में एलईडी के पास बैठी फलक साकर थी। हाथों में पकड़ी तस्वीरों को वो घूर रही थी। सब नफूस की नज़रें अमिल पर पड़ी, जो बेहाल नज़र आई। सीढ़ियाँ उतरता आर्यान इसे अपने हुलिये में खड़ा देखकर हैरान रह गया। इसने अरफा बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी शाल उतारकर इसे दी। शाल पकड़े वो अमिल तक गई, जो आंसू बरी आंखों से इसे देख रही थी, और इसके सामने किसी महाज की तरह खड़े आर्यान ने इसके गिर शाल लपेटी। बाबा, होश नहीं, हार्ट बीट लो मेरे बाबा। बेरपात बोले वो, चकरा कर गिरने लगी कि आर्यान ने बेसाख्ता थामा। ओ शिट, सारम भाई, गाड़ी लेकर जाएं, अंकल शहजेब को हॉस्पिटल ले जाएं। फलक, आकर अमिल को संभालो। आर्यान ने अमिल को बाजों में उठाया और आगे बढ़कर सोफे पर लटाया। फलक चौंकी और दौड़कर अमिल तक आई। आलिया किचन तक दौड़ी। आर्यान और सारम फरहान साहब के साथ शहजेब मेंशन थी। शहजेब साहब को हार्ट अटैक हुआ है। ट्रीटमेंट के बाद अब तक वो बेहोश थे। नूर और अस्मा हॉस्पिटल थी। सुबह के 5 बज गए थे। अमिल को जब होश आया, वो मुसलसल रो रही थी, मगर अभी भी इसने फलक से कोई बात नहीं की। फलक भी इसके साथ रो रही थी। आलिया से अब अमिल को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी आर्यान दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ। वो अमिल को लेने आया था। आलिया और फलक ने इसे देखा। आर्यान ने इन्हें जाने का इशारा किया। आलिया किचन में चली गई। यहाँ पर परहेजी खाना तैयार हो रहा था।
फलक भाग कर अपने कमरे में चली गई। आर्यन लंबे लंबे डग बढ़ता अमिल तक आया। अमिल इसके पास घुटनों के बल बैठने वो बहुत नरम लहजे में गोया हुआ। अमिल ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर इसे देखा और आर्यन को इन गहरी आंखों में हजन दुख के सिवा कुछ नजर न आया। हम हॉस्पिटल जाएंगे, अभी तुमने रोना नहीं। अंकल को देखकर वो पहले ही बहुत परेशान थे, तुम्हें ऐसे देखकर मज़ीद परेशान होंगे, आर्यन इसे समझाते हुए बोला और बहुत प्यार और मान इसके चेहरे पर था। अब रोना नहीं, बस चुप। अमिल फ़ौरन सर हिलाते हुए चुप हुई। आर्यन ने कंधे पर झूलती इसकी शॉल को पकड़ा और इसके सर पर देकर सलीके से इसके इर्द गिर्द लपेटा। चले आओ। अमिल ने एक नज़र इसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ इसके हाथ में दिया। वो दोनों गेट से बाहर आ गए जहाँ आर्यन की गाड़ी खड़ी थी। इसे सीट पर बिठाकर इसकी जानिब का दरवाज़ा बंद करने के बाद आर्यन घूमकर अपनी सीट पर आने लगा। तभी किसी ने इसे आवाज़ दी और मुड़कर तो पीछे फ़हद खड़ा था। खैरियत है यार, भाभी की ऐसी हालत? फ़हद ने हैरानी से पूछा। वो नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से लौट रहा था। इस दिन से दानियाल तो घर ही नमाज़ पढ़ता, मगर वह हैरान था कि आज आर्यन नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आया। इसका इरादा वहाँ जाने का था। अंकल शाहजेब को हार्ट अटैक हुआ है, आर्यन ने बताया तो इसे दुख से सर हिलाया। जाओ तुम लोग फिर। आर्यन ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली और एक नज़र फ़हद को देखा और गाड़ी भगाकर ले गया। सारे रास्ते अमिल खामोश से गाड़ी से बाहर देखती रही। जिस वक्त वो आईसीयू के पास पहुंची, इस वक्त एक नर्स आई और आईसीयू से निकली और बिना इसकी तरफ देखे डॉक्टर के कैबिन की तरफ दौड़ी। आर्यन मेरे बाबा, अमिल ने रूहानी में इसकी तरफ मुड़ा। सब ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। आर्यन ने इसे खामोश करवाया। चेयर पर बैठी नूर इसकी तरफ आई और इसे कंधों से थामे वापस ले जाकर बिठा दिया। डॉक्टर नर्स के साथ आई और आईसीयू में चले गई। नूर इधर आओ। नूर सर हिलाती आर्यन के पास आई। आंटी और सारम भाई कहाँ हैं? खाला जानी नमाज़ पढ़ने गई हैं और सारम भाई दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर तक गए हैं। ठीक है, अमिल और आंटी का ख्याल रखो। तभी डॉक्टर बाहर आए और फरहान साहब की तरफ चले आए। आर्यन भी फ़ौरन आया। आप में से दानियाल कौन है? डॉक्टर, वो इनके बेटे हैं, वो घर गए हैं किसी काम से। तो आप कौन हैं मरीज़ के? मैं इनका दामाद हूँ। आर्यन के कहने पर डॉक्टर ने सर हिलाया। मिस्टर आर्यन, आपको मेरे साथ चलना होगा। आर्यन डॉक्टर के साथ इनके कैबिन तक आया। ऐसा है कि शजीब साहब अभी गुनूनगी में हैं और दानियाल यानी अपने बेटे को मुसलसल बुला रहे हैं। ये हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। मैं नहीं चाहता कि आपकी फैमिली में क्या इशू है। दानियाल यहाँ क्यों नहीं है? हमें अपने मरीज़ की सेहत से कंसर्न है। दानियाल यहाँ होंगे तो यही बेहतर होगा। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़कर संजीदा से आर्यन को देखा। गहरा सांस भरते आर्यन ने सर हिलाया। फ़हद, दानियाल को हॉस्पिटल लेकर आओ। आर्यन ने सलाम के बाद कहा और फ़हद के सुने बगैर कॉल काट दी। सूरज की किरणें चुन चुन कर करती कमरे के हर शय को रोशनी में नहला दी। कमरे में गहरी मायूसी थी, यहाँ तक कि आंखों में पानी भर आया। इसने फ़ौरन नज़र उठाई और आंखें पूछी। दिल उदास था, शोही भरी आंखों में उदासी के गहरे साए थे। दानी, मेरे साथ चलो अभी। फ़ौरन वो तेज़ी से बोला और दानियाल बिस्तर से उतरा। वो हैरान नज़र आ रहा था, पर क्यों? हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, फ़हद ने बाहर निकलते हुए कहा। दानियाल भी इसके पीछे हो लिया। खैरियत, अस्पताल कौन है? फ़हद को खामोश देखकर दानियाल चलाया, मगर वो स्पाट अंदाज में गाड़ी चला रहा था। दानियाल दोबारा चलाया। कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। आर्यन ने फ़ौरन हॉस्पिटल बुलाया है। बाकी मुझे खुद भी मालूम नहीं। हॉस्पिटल की पार्किंग लॉन में गाड़ी खड़ी करते हुए फ़हद ने दानियाल के सर पर धमाका किया। इस लम्हे दानियाल की ज़ात जंजलों की ज़द थी। फ़हद किसी और शख्स की नहीं, इसके बाप की बात कर रहा था। इसके आगे दानियाल को ना कुछ जाना था और ना जानना चाहता। बगैर फ़हद की सुने अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलते वो दीवानादार की तरह अंदर दौड़ा। फ़हद की इसके पीछे हो लिया। रिसेप्शन में शजीब साहब के बारे में जानकर वो आईसीयू की तरफ भागा। इस वक्त वो बाप पर जान लुटा देता दानियाल लग रहा था। वो लड़ाई, वो शाम, सब कुछ बहुत पीछे रह गया। याद था तो बस ये कि बाप इसका आईसीयू है और ज़िंदगी और मौत के दरमियान है। वो शख्स इसका बाप था जिसने आज तक इसे ज़माने की सर्द और गर्म से बचाया था। आईसीयू के बंद दरवाजे को देख रहा था। दानियाल, मेरी जान। अस्मा बेगम लिपट कर इसके पास आई और अपनी बाहों में लपेट लिया। दानियाल ने फ़ौरन इनकी मेहरबान आगोश में पनाह ली। मामा, बाबा, मुझे इनसे मिलना है, वो मुझे बुला रहे हैं। वो नम लहजे में इनसे अलहदा हुआ। अमिल इसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन इसके पास नहीं आई।
जानती थी कि अभी इससे ज़्यादा शजीब साहब को दानियाल की ज़रूरत थी। दानियाल डॉक्टर से इजाज़त मिलने पर इनके साथ आईसीयू में दाखिल हुआ और वहाँ बेड पर लेटे वो सदियों के बीमार लग रहे थे। डॉक्टर नर्स को कुछ हदायत देकर चलेगी तो दानियाल शजीब साहब के पास आया, झुककर इनका हाथ चूमा, बाबा में आ गया। आंखें खोले, इनके आंसू शजीब साहब के हाथ पर गिरे। शजीब साहब को गुनूनगी में महसूस हुआ कि कोई इनके हाथ पर सर रखे रो रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा। इसकी पुकार में कितनी तड़प थी, वो तड़पे तो शजीब साहब भी गए थे। अपने लगते जिगर की आवाज़ सुनकर दानियाल को महसूस हुआ जैसे शजीब साहब का हाथ हिला। इसने झटके से सर उठाकर इन्हें देखा। आंखें खोले प्लीज़ मामा, अमील आपका इंतज़ार कर रही हैं, वो टूट जाएंगी। और हाँ, मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तो मर ही जाऊँगा, वो सिसकते हुए बोला। और शजीब साहब ने आंखें खोली और रोशनी पड़ती दोबारा आंखें बंद की और फिर आंखें झपक झपक कर माहौल से आशना हुई। दानी इनके हाथ पर सर झुकाया और वो जो रो रहा था फौरन सर उठाकर देखा। वो मास्क उतारते बहुत मोहब्बत से बोले। दानियाल एहतियात से इनके गले लगा और दोनों की आंखों से आंसू। बस अब रोए नहीं, मैं आ गया हूँ। दानियाल इनसे अलहदा होकर इनके आंसू साफ करने लगा। अच्छा ठीक है मेरे बाप, वो हंसे तो दानियाल भी हंस दिया। कल से ऑफिस ज्वाइन करो, तुम नहीं तो बहुत नुकसान होगा ऑफिस का, अली भी तुम्हें मिस कर रहा है। शजीब साहब ने खूबसूरती से बात बदल दी। मैं भी अपना खाना बहुत मिस कर रहा हूँ, एक हफ्ते कुछ खास नहीं खाया, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। आधी अक्सर अली से और आधी घर मामा के हाथों का खाना खाकर पूरी करूँगा। दानियाल के कहने पर दोनों का कहका बेसाख्ता था। दानियाल को वापिस आए 15 रोज़ हो चुके थे। शजीब साहब भी 4 रोज़ से डिस्चार्ज होकर घर आए। दानियाल जब से आया अवधि मेंशन नहीं गया, सब वजह जानते थे मगर खामोश रहे। शादी की तैयारियां एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। शादी में अब गिने चुने दिन रह गए। फलक खुद में हम वक्त पैदा करती मगर फिर नाकाम रह जाती। रोज़ वो सोचती कि आज दानियाल के पास जाएगी, रोज़ अपने ही अल्फाज याद करके खामोश रह जाती। आयशा बेगम बहुत साथ समझा पर आज वो दानियाल से मिलने का पक्का इरादा कर चुकी थी। शाम हुई तो फलक काली शलवार पर सिंधी कढ़ाई वाली खूबसूरत दुपट्टा लिए, कानों में खूबसूरत झुमके पहने, सूट का हम रंग खुस्सा पहने शजीब मेंशन चली आई। लाउंज में अस्मा और शजीब साहब बैठे चाय पी रहे थे। अस्मा बेगम ने आहट पर सर उठाया तो फलक को खड़ा पाया। बेसाख्ता इन्होंने माशाल्लाह कहा, वो बहुत खूबसूरत जो लग रही थी। आओ बच्चे, बड़े अरसे बाद आई हो, यूं ही खड़ी हो, आओ बैठो। अस्मा बेगम जानकर अनजान हुए इसे छेड़ने लगी। शजीब साहब का कहका बेसाख्ता हुआ। इन्होंने इन्हें घूरा तो इन्होंने जुबान दांतों तले दबाई। मेरे लिए इतना तैयार होकर क्यों आई हो? अमिल की आवाज़ पर फलक हैरान होते हुए मुड़ी। कितने दिनों बाद वो इससे मुखातिब हुई थी। फलक को याद ही नहीं था कि इस दोनों का हिसाब करना छोड़ दिया है। मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बुखलाई। भाभी जी बकरी बन गई हैं, अमिल ने इसे छेड़ा। रुको तुम बदतमीज़। होश में आते ही फलक इसके पीछे दौड़ी। अमिल राहदारी से होकर बाहर पोर्च की तरफ भागी, जानती थी चुड़ैल पीछे ही आएगी। गाड़ी पार करता दानियाल हैरानगी से भागती अमिल को देखा और अंदर की तरफ जाने लगा कि सामने से सरपट दौड़ती फलक इससे टकराई। दानियाल ने बरवक्त बाजों के सहारे से काबू किया, वरना अब तक नीचे गिर चुकी होती। फलक ने सर उठाकर इसे देखा और गिरने के खौफ से अपने दोनों बाजू दानियाल के गिर्द बांध दिए। वो इससे पहले कुछ बोलती इसके शहर में जकड़ता दानियाल ने इसे कंधों से पकड़कर एक तरफ झटके से दूर किया। इसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि फलक को इसकी उंगलियां अपनी दूरदस्ती बाजुओं में महसूस हुईं। फलक परेशान ना हो, वो अभी नाराज़ है, तुमसे मान जाएगा। अमिल के दिलासा देने पर वो महज हनकार भरकर रह गई। शादी में कुछ दिन बचे थे। अमिल फलक ने अपनी शादी के जोड़े और नूर ने अपने निकाह का जोड़ा खुद पसंद किया। वो सब एक साथ गए थे। अमिल के वलीमे का सूट आर्यान की पसंद का था। दानियाल ने इस हवाले से फलक के लिए कुछ नहीं खरीदा, जिस पर फलक मुँह से आंसू बहाकर चुप हो गई। वो अलग बात थी कि दानियाल ने रीक कर पास से गुजरते हुए चुपके से एक खूबसूरत पीच रंग के जोड़े पर हाथ रखा था और अमिल इसका इशारा समझ की, तभी फलक के लाख मना करने पर भी वही जोड़ा पैक करवाया। इस दिन से फलक की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इसको दोबारा बुलाती। दानियाल सबके साथ बिल्कुल ठीक, मुस्कुराता, कहके लगाता, हर दम हंसता, मगर फलक के आते ही इसकी मुस्कुराहट समझ जाती। अमिल और फलक के मायूस बैठने से एक हफ्ता पहले ही नूर आलिया का सारा वक्त पार्लर की नज़र हुआ था।
अमिल और फलक को मायूं बैठे 6 रोज़ हो चुके और अमिल के कमरे की पहरादारी नूर और फलक के कमरे की पहरादारी आलिया कर रही थी। फलक इस बात पर बस जख्मी अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाती, जानती थी कि हालात अगर ऐसे ना होते तो सब ठीक होता। दानियाल इससे मिलने की हर कोशिश करता, लेकिन अब वो इससे मिलने कभी नहीं आएगा। शज़ेब मेंशन से भी फलक ने पीले मायूं का सादा जोड़ा और मेहंदी और चूड़ियों का थाल लाया था। वो पिछले चंद रोज से दानियाल के नाम का सूट पहने उपटन सर पर तेल लगाए बैठी रहती। इसके हुस्न को मजीद बरखा रहा था। इसके बालों में ये तेल रस्म के मुताबिक आयशा अरफा बेगम और असफा बेगम लगाती। दोनों के घरों में सब नन्याम और दंदयाल के रिश्तेदार भी आ चुके थे। शौक कहको मुस्कुराहटों रंग बिरंगे अड़ते आंचल चूड़ियों की चुनबुन और रोशनियों के दरमियान एक खूबसूरत शाज़ेब मेंशन पर उतरी। मेन गेट से दाखिली दरवाजे तक स्टैंडर्ड खड़े गए थे। सब पर पर्दे लगाए गए थे और पीले और सफ़ेद रंग के कागजी फूल भी इन पर सजाए गए थे। आर्यान अमिल तैयार हो चुके थे, तुम जाकर इसे ले आओ, तब तक दानियाल फलक को ले आएगा। आर्यान ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सीढ़ियों की जानिब चल दिया। ऊपर पहुंचा इस वक्त दानियाल अपने कमरे से निकला। पहले कफ गिरे कुर्ते और सफ़ेद शलवार में बालों को एक तरफ किए वो बहुत ही हसीन लग रहा था। आर्यान को देखते ही दोनों का डिम्पल निकले। जिगर तो बड़ा लशपश लग रहा है, वो शरारती अंदाज में आर्यान को छेड़ते हुए बोला। आर्यान ने इसकी कमर पर पुक्का मारा। मेरी बात कर रहा हूँ, खुद तो किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा रखता है? आर्यान ने आंखें दबाते हुए पूछा और फौरन ही दानियाल के तासरात संजीदा हुए। मुंह सीधा कर लो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज़बरदस्ती रस्म करवा रही हूँ। आर्यान ने इसके बिगड़ते मुंह को कहा। ज़बरदस्ती ही पर बुलाया है, वो बड़बड़ाया। आर्यान ने इसे कुछ कहना चाहा, तभी इसका फ़ोन बजा। फहद का नंबर देखकर इसने कार उठाई। बाबी को लेने भेजा था, तो बाबी के भाई के साथ खड़ा है, फ़ौरन इस शैतान को भेज और ख़ुद तो भी जा, भाभी को लेकर आ। फहद ने कहते ही फ़ोन काटा। सुन ले, अब जा भी और मुंह सीधा रखना। इसे वहीं खड़ा देख आर्यान ने इसे घूरा और इसका कंधा थपथपाया। दानियाल मुंह बसोड़ता हुआ वहाँ से चला गया। वो बस मुंतज़िर था कि फलक इससे कि दानियाल शर्मिंदा हो। वो इसकी माफ़ी नहीं सुनना चाहता था, वो चाहता था कि वो दिल से शर्मिंदा हो इस पर जो इसने कहा, मगर वो तो इस बात ही नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर इसने एक बार झड़क दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर बार यही करता। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मुस्कुराते हुए नूर बाहर आई। इसने मेहंदी रंग की ऊंची कुर्ती और बालदार शलवार पहनी थी, बालों की चुटकियाँ बना रखी थी। अंदर बैठी है, बहुत प्यारी लग रही है। नूर ने इसकी बेताबी बढ़ाई। फिलहाल तुम नीचे जाओ, फहद तुम्हें ढूंढने के चक्कर में पागलों की तरह दीवारों से सर टकरा रहा है। आर्यान ने उल्टा ही इस पर वार किया और वह तिलतमा कर रह गई। आर्यान ने दरवाज़ा खटखटाया। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। आप यहाँ नहीं, मेरा मतलब, वो हकलाई। आर्यान खूब महसूस हुआ, फिर कदम कदम चलता इसकी तरफ आया और इसके हर उठते कदम के साथ अमिल को अपनी धड़कतें रुकती हुई महसूस हुई। मेकअप से मेरे चेहरे पर शर्मो हया की लाली सजाए वो बहुत हसीन लग रही थी। आप ज़्यादा ना हो अब, वो अपनी नन्ही सी नाक सिकोड़ते हुए बोली और आर्यान खिलकर हंसा था। ये बहुत प्यारी है आर्यान, मुझे बहुत पसंद आई। आर्यान ने इसे बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी पायल इसके पाँव में बांधी थी। तुमसे तो काम, आर्यान ने इसका नाक खींचते हुए कहा। क्या कर रहे हो? अमिल ने इसका हाथ झटका। कोशिश कर रहा हूँ बड़ी हो जाओ, आर्यान शरारती लहजे में बोला। आप, वो चीखी। आर्यान ने बेसख्ता कानों पर हाथ रखे। वाइफी डार्लिंग, लड़ाई बाद में कर लेना, अब चलें। अमिल ने नर्वस होते हुए सर हिलाया। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक आए तो कैमरामैन धड़ाम तस्वीरें खींचने लगा। सबकी खुद पर जमी नजरें देखकर अमिल ने आर्यान के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। आर्यान ने झुककर इसकी तरफ देखा। नर्वस हो? आर्यान धीमे अंदाज में बोला और अमिल ने बस यस कहा। बस ये सोचो कि तुम्हारा आर्यान तुम्हारे साथ है और बस। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर आर्यान एक बार फिर धीमे अंदाज में बोला। अमिल को अपनी सारी बेचैनी हवा होती हुई महसूस हुई। खामोशी से अंदर चलो और फिलहाल मेरा दिमाग मत खराब करो। ये ना हो यहीं से वापस मुड़ जाऊं और फिर तुम अकेली आओ। इस पर दानियाल के साथ फलक का मूड भी खराब हो गया। अब भी दोनों ऐसे ही खड़े थे जैसे ज़बरदस्ती लाए गए हों। दोनों फोटोग्राफर दूर कर इन दोनों तक आए और इनकी भी तस्वीरें ली। सर मैम मुस्कुराएं। फोटोग्राफर इन्हें मुख्तलिफ हदायत दे रहे थे। सर मैम एक दूसरे की तरफ देखें। फोटोग्राफर की तस्वीर पर दानियाल का जी चाहा घुमा घुमा कर इसे 2-3 थप्पड़ मार दिए।
मगर फिर बड़े जब्त से इस दुश्मन जाँ की जानिब मुड़ा, जिससे नजरें वो तब से चुरा रहा था जब से इसे लेने गया था। मगर इस पर नजर डाली तो दिल गोया धड़कना भूल गया और आंखें इसी के रूप में डूब गई। बुरी आंखें इसकी तरफ मतवज्जा हुई और सफ़ेद ऊंची फ्रॉक के साथ सफ़ेद कैपरी पहने, दोनों हाथ वो पीले गजरे में पहने, बालों को सफ़ेद ढीली पोनी बनाए वो बहुत दिलकश लग रही थी। आर्यान और अमिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और अमिल का चेहरे पर मायूसी छाने लगी। आर्यान ने आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। आर्यान ने झुककर दानियाल के कान में नामहसूस अंदाज में सरगोशी की। दानियाल, इसका हाथ ही पकड़ लो, कम अज़ कम मुस्कुराओ तो सही। तुम दोनों को देखकर यूं लगता है जैसे ज़बरदस्ती खींच कर लाए गए हो। ज़बरदस्ती ही बुलाया है, जो कि आर्यान ने बखूबी सुना। अब की बार आर्यान सख्ती से बोला, दानियाल, मैं शायद कुछ कह रहा हूँ। दानियाल ने आर्यान को कोई भी जवाब दिए बगैर फलिक के बाजुओं से खींचा, जिस पर अपने साथ खड़ी नूर से बातें करती फलिक एकदम डर गई और आंसू भरी आंखों से दानियाल को देखने लगी। कब इसने इस दानियाल का ऐसा रवैया देखा था। दानियाल ने मुड़कर आर्यान से महज इतना ही कहा, अब खुश। वो फलिक को लिए रस्म वाली जगह की तरफ बढ़ा। तभी दानियाल के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। लगता है दानियाल शादी से कुछ खास खुश नहीं, देखो तो चेहरे से ही लग रहा है। और क्यों भाई, लड़की बचकानी सी हरकतें करती है, लगता है अब तक बड़ी नहीं हुई। अब 2 बार इसके घर आई है और हर वक्त ये लड़की इसके घर ही होती। सच कहो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो इनके दूर की रिश्तेदार शमीम थी और इन्हें अंदाज़ा लगाने का बहुत शौक़ था। फलक इससे मुलविया हमारी दूर की रिश्तेदार है, तुमने देखा होगा अक्सर हमारे घर ही रहती है। इनको खुद ही अंदाज़ा लगाने का बहुत शौक़ था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? फ़हाद ने इसे झंझोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, मगर वो खामोश सर झुकाए जूतों से ज़मीन खोजता रहा। फ़हाद इसे संजीदगी से देखने लगा। होंठ का किनारा फटा हुआ था, जिससे निकलता खून जमकर थोड़ी तक आया हुआ था। बिखरे बाल, नम आंखें, थप्पड़ों से सूजे गाल, वो कहीं से दानियाल नहीं लग रहा था। ये क्या हुआ दानियाल, ये किसने किया तुम्हारे साथ? भूलो, फ़हाद तशवीश लहजे में बोला। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लगता है तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खो गया है। फ़हाद के कहने पर वो खूब अज़ियत सी मुस्कुरा दिया। घर? कैसा घर? वो बड़बड़ाया। मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, फ़हाद ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा। निकाल दिया इन्होंने मुझे घर से, वो हल्की सी आवाज़ में बोला और बमुश्किल फ़हाद को सुनाई दिया। क्या कहा? किसने निकाला? इसका लहजा आंखों की आज़मेज़ में था। बात करते करते आखिरी में ले, अच्छा चलो आओ मेरे घर चले। वो दानियाल के कंधे पर पानी पीकर वो जल्दी से बोला, क्या हुआ? न जाने क्यों इसका लहजा पल भर को काम नहीं था। चलो तुम एक बार आज सही मसला हल हो ही जाए। अमीर आलिया को फलक को अपने साथ ले जाने की बाबत बनाकर शज़ेब पेंशन ले आई। बगैर किसी की तरफ देखे वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर ले आई। हैरान सी फलक को दानियाल के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया और फलक हैरान से कभी इसे देखती तो कभी दरवाजे को। अमिल, मैं नहीं जाऊंगी, वो गुस्सा करेगा। वो उंगलियां चटकते हुए बोली और अमिल ने इसे भरपूर अंदाज में कहा, क्या कर लेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, और वैसे भी ये मेरा मसला नहीं है, खुद हल करो और आज बात ख़त्म करके ही आना। ये ज़ोर ज़ोर के रोने धोने से तो अच्छा है ना फलिक, और देखना तुम इसे मनाओगी तो वो मान जाएगा, ये गारंटी है। देखो फलिक, तुम मानती हो कि तुम इसे गलती हुई है, तुम दानियाल को भी जानती हो, अगर कोई छोटी बात भी हो तो गलती तुम्हारी भी हो तब भी वो तुमसे माफ़ी मांगता है। मुझे अपने भाई का पता है, पर अब तुमने हर्ट किया है तो अब तुम्हें माफ़ी भी मांगनी ही होगी। अमिल वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि फलक और वो बेचारी अंदर जाए या ना जाए इसी कश्मकश में थी। कभी दरवाजे को देखती तो कभी वो नीचे को देखती और फिर हौसला करके बिना नॉक किए अंदर दाखिल हुई। अंदर वो इसे कहीं नज़र ना आया, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो नहा रहा था। फिर फलक का एहसास हुआ कि वो खुद मायूं के कपड़ों में से ही आ गई। पहले तो वो जाने के लिए मुड़ने लगी, लेकिन जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो हौसला करके वहीं खड़ी रही। इधर दानियाल जैसे ही बाहर निकला, कमरे के बीचों बीच फलक को खड़ा देखकर वो कुछ भी किए बगैर स्टैंड की तरफ बढ़ा और अपना तौलिया लटकाया और ड्रेसिंग के सामने जाकर बाल कंघी करने लगा। फिर इत्मीनान से खुद पर परफ्यूम छिड़का और शीशे में अपना जायज़ा लेने कर बेड पर बैठ गया और फ़ोन चलाने लगा, यूं जैसे वो कमरे में अकेला हो। फलक, जो कि इसकी ये कार्रवाई देख रही थी, तभी एकदम से आने का मकसद याद आया और एक बार तो दिल किया भाग जाए, क्योंकि इसे पता था कि जब दानियाल बहुत गुस्सा हो तो तभी ऐसा बर्ताव करता है। और ये भी जानती थी कि अब वो भला इसे जितना भी बुलाए वो कभी जवाब नहीं देगा।
दानियाल एक बार, दो बार, तीन बार, न जाने कितनी बार वो ऐसे ही बैठा रहा जैसे कि इसके अलावा वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। दानियाल, और कितना इम्तिहान लोगे मेरा? तुम तो मुझसे कभी इतनी देर नाराज़ नहीं रह सकते, तो फिर ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ मैंने गलती की, मैं शर्मिंदा हूँ। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ये क्या तरीका है फलक, ऊपर बैठो। इस सब में दानियाल ने पहली बार इसकी मुखातिब किया और फलक ने आंसू से तर चेहरा उठाकर इसे देखा और ऊपर दानियाल से थोड़े फासले पर बैठ गई। एक पल को तो दानियाल को भी बहुत दुख हुआ इसे यूं रोता देखकर। अब इसे यूं रोना देख सकता था, मगर जूं ही इसे बातें याद आई इसके चेहरे के तासरात सख्त हो गए। बोलो अब जल्दी, क्या बोलना है? मुझे सोना भी है। फिर वो यूं बात कर रहा था जैसे फलक पर एहसान कर रहा हो। अगर कुछ बोलना नहीं था तो आई क्यों थी? मुझे नींद आ रही है। जब वो कुछ ना बोली तो दानियाल बेड पर लेटते हुए बोला। इसने साइड लैप बंद किया और आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। इसने इनडायरेक्टली से जाने का कहा। फलक की आंखें नमकीन पानी से भर गई। दानियाल, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूँ, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, बस इसलिए। वो मनमनाई और दानियाल झटके से उठा और आंखों में चिंगारियाँ लिए इसकी तरफ झुका। मेरी खुशी तलाक थी? मेरी खुशी? किस सोचकर तुमने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाली? वो बोला नहीं, गराया। फलक काम पर रहेगी वो लड़की, इसने कहा था कि मैं तुम दोनों के दरमियान आई हूँ। फलक की बात पर दानियाल हैरान हुआ। कौन सी लड़की? वो तस्वीरों वाली, इसका फ़ोन आया था मुझे एक रात पहले और इसने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ और ये कि दानियाल इससे शादी करना चाहता है, लेकिन इसने मजबूरी में मुझसे निकाह किया। वो कह रही थी कि बहुत जल्दी वो तुम कानूनी और शरई तौर पर भी एक हो जाओगी, इसलिए तुम्हारा हमारे दरमियान से हट जाओगे। और मैंने इग्नोर किया और कॉल काट दी और ये समझ कर के शायद अमिल या नूर में से कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। मगर अगले ही दिन शाम में वो तस्वीरें आई तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे 7वें आसमान पर लाकर इस शिद्दत से ज़मीन पर पटका है कि मैं चाह कर भी उठ नहीं सकती। अपने कमरे में गई तो वही फ़ोन कॉल मेरी मुंसिर। अब की बार इसने कहा कि देख ली तस्वीरें, तुम आ गई हो हमारे दरमियान। मेरा सर चकरा रहा था और मैं कुछ समझने की हालत में नहीं थी। मैंने इसी कैफियत में फ़ोन बंद किया और न जाने कितनी देर मैं वहीं रही और लाउंज में सबके बोले और आंटी अस्मा के रोने की आवाज़ें आईं, मगर मैं तो शिकस्ता हालत बैठी रही। और फिर जब बाहर आई तुम आए और वो सब हुआ। मैंने तलाक का मतलबा किया। मुझे लगा कि मुझे हट जाना चाहिए तुम दोनों के दरमियान से, सो मैंने वही करना चाहा। वो रोते हुए बोली। दानियाल ने करीब होकर अपना कंधा फ्राहम किया तो इसके कंधे पर सर रखे इसकी शर्ट की मुट्ठियों में दबोचे वो ज़ोरों कतार रोने लगी। दानियाल दूसरे हाथों से इसका सर सुहला रहा था। तुम्हें पता तो है ना अपने दानियाल का, जिसने हमेशा तुम्हें चाहा है, तुम्हें सोचा है, तुम्हें चाहा है तो मुझसे पूछ तो लेती पागल। वो उसे चुप करवाते हुए हल्का सा डर भी रहा था। बस फलक, बस करो ना, न जाने इतने आंसू कहाँ से लाती हो। आंखों का बुरा हशर कर दिया, डाइन लग रही हो। दानियाल इसके आंसू पोंछते हुए मजाक अंदाज में बोला। फलक ने आंखें साफ की और इसके सीने पर मुक्के मारने लगी। बदतमीज़ डफर, कितना तड़पाया है मुझे पता है। मैंने तुम्हारी वजह से रोटी तक नहीं खाई। इतना मैं बहुत चाहती थी तुम्हें और किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। फलक खफा लहजे में बोली और अपनी मोहब्बत का इकरार न जानने में कर गई। दानियाल को खुशगवार हैरत हुई। और तुम्हें पता है मैं कितना रोई हूँ जब अमिल को आर्यान ने अपनी पसंद का ड्रेस दिलाया और मुझे अमिल की पसंद का मिला। वो मुंह पसोड़ते हुए बोली। दानियाल हंसा। वो ड्रेस अमिल के भाई की पसंद का था। दानियाल ने फ़ख्रिया अंदाज में कॉलर उठाया। फलक की गोरी ज़बरदस्त किस्म की थी, साथ ही इसने यूं दांत को चलाए जैसे दांतों के दरमियान दानियाल हो। आज रात यहीं रुकोगी? घड़ी की तरफ देखते हुए दानियाल ने कहा। हाँ, अमिल और नूर के पास। फलक ने कंधे उचाए। बड़ी ही कोई बेशरम लड़की हो। ससुराल वालों का इरादा तो तुम्हें 2 दिन छोड़ कर लाने का है और तुम हो कि आज ही ससुराल आई बैठी हो। दानियाल का इरादा इसे छेड़ने का था। हाँ हूँ, पर अब जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। फलक उतराई। तुम वाकई ही शर्मिंदा हो। दानियाल ने फ़िलहाल सब बुलाकर संजीदगी से कहा। दानियाल, मैं गलती पर थी और ये बात जान चुकी थी। मैं हार चुकी थी। मैं तो आपसे आपकी जितनी भी मोहब्बत नहीं कर पाई, मगर आप हर मौसम में, हर मौके पर आप मुझसे मेरे साथ खड़े रहे। वो खुशी से झूमने लगी तो फलक इसकी जहनी हालत पर शबा हुआ। दिमाग चल गया था क्या? वो हैरानगी से बोली। आइए बेगम जान, याद करो छोटी ईद पर वो कौन थी जो कह रही थी कि मैं सिर्फ एक बार आप बोलूँगी तुम्हें।
अब तुम्हारी मर्जी, अभी सुनना है या फिर कभी। वो सोचने की अदाकारी करते हुए बोली और फलक का चेहरा खुफत से लाल हुआ। तुम्हारा दिल रखा है, ज़्यादा शौक़े ना बनो। फलक ने इसे लताड़ा और दानियाल बिना महसूस किए हंसता रहा। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। वो इसे धक्का देती बाहर की तरफ जाने लगी और इसकी कलाई दानियाल के हाथ में थी। सुनो सुनाओ, वो इसके अंदाज में बोली और दानियाल सर झटक कर हंसा। चलोगी मेरे साथ? कहाँ और इस वक्त? गोलगप्पे खाने चलते हैं कहीं। फलक हंसी। ये अनायत किस खुशी में? तुम्हारे इकरार की खुशी में। दानियाल का लहजा खुशियाँ समेटते हुए था। तुम फिर रिज़्क़ को तरसाते नहीं हैं। चलो। वो दोनों हाथों में हाथ दिए लम्हा लम्हा दूर होते जा रहे थे, मगर फलक की आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। वो दानियाल से शिकवे करने में मसरूफ़ थी। तुमने आज मेरी तारीफ़ नहीं की। और दानियाल इसे छेड़ने से बाज नहीं आया। अगले रोज़ शाम 6 बजे फलक अपने कमरे में थी। इन दोनों के पाँव पर मेहंदी लग चुकी थी, एक हाथ पर अभी भी बाकी थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया। आलिया ने अंदर झांका। वह संजीदा नज़र आने की कोशिश कर रही थी। फलक तुम्हारी दोस्त तुम्हें मिलने आई है। फलक हैरान हुई और इस नाम की तो कोई दोस्त ही नहीं थी। हैं, भेजिए इसे अंदर ज़रा। फातिमा मेहंदी लगाने लगी। आप बाहर इंतज़ार करें, मैं बुलाती हूँ थोड़ी देर तक। फलक के कहने पर वो गई तो एक बार वक्त पोश वजूद अंदर आया। हाय मेरी दोस्त, बिना फलक को समझने का मौका दिए बड़ी इख्तियार से इसके गले लगी। कौन है आप? फलक ने हैरानगी से पूछा। तभी इसने नकाब उतारा। दानियाल। फलक पेट पकड़े हंसने लगी और दानियाल भी मुस्कुरा दिया। कल नाराज़ ना होना तो यूं मिलने आना था, सो आज भी आ गया। सोचा कोई खलिश बाकी ना रही। इसने आंखें दबाई। दानी तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? वो बच्चों की तरह इसे पचकारते हुए बोली। क्या वाकई ही? दानियाल ने बुर्का मज़ीद फैलाते हुए पूछा। हाँ ना, मैं तो कहती हूँ ना, मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना। और जो इश्तियाक से इसे सुन रहा था बदमज़ा होकर रह गया। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दानियाल ने बरवक्त बुर्का उठाया और जेब से कांच की चूड़ियाँ बरामद की। इजाज़त है? दानियाल ने दिलकशी से मुस्कुराते हुए चूड़ियाँ सामने रखी। फलक ने अपनी कलाई सामने की तो दानियाल नरमी से एक एक करके चूड़ियाँ पहनाने लगा था। दानियाल ने इसे देखते ही खनखनाते हुए बोला। फलक जी जान से मुस्कुराई और दरवाज़ा खोलकर आलिया ने अंदर झांका। मुलाकात का वक्त तमाम हो, शाबाश, अपने घर चलो। दानियाल फलक को एक नज़र देखते आलिया तक पहुंची। शुक्रिया भाभी। आलिया बस इसे घूर कर रह गई। अवधी मेंशन की सजावट आज देखने वाली थी। मेहंदी की रस्म लाउंज में की गई थी। हर कोई तैयारियों में मगन था। दानियाल दरवाज़ा खोला और जल्दी बाहर आओ। फलक को बाहर लाने गए थे, तुम्हें भी लेकर जाना है। अली अहमद अब बाहर आए। नूर चलाई। जवाबन दानियाल अंदर से चलाया। पिछली बार भी यही था एहसास तुम लोगों को। आज मेरा भी निकाह है, मगर नहीं, मुझे क्या बता कर रखा। वो बड़बड़ाते हुए अमिल के कमरे की तरफ गई और अंदर झांका। ब्यूटिशियन बस इसी के मेकअप को आखिरी टच देख रही थी। माशाल्लाह, वो बेसाख्ता बोली। अमिल आसमानी नीले रंग की चोली, पीले लहंगा पहने हुए जिस पर तारों से सुनहरा काम किया गया था, बहुत ही हसीन लग रही थी। माशाल्लाह। इन्होंने इसे खुद से लपेटा और फिर अलग हुई और नूर को भी गले लगाया। मेरी एक बेटी कल पराई हो जाएगी तो दूसरी आज किसी के नाम लिख दी जाएगी। वो अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए इन दोनों के पास आई और इनकी नज़र उतारने लगी। अवधी मेंशन पहुंचकर पालकी लॉन में उतारेगी। अमिल को अरफा बेगम ने बाहर निकाला और इसका माथा चूमा। अमिल को स्टेज पर बिठाने के 5 मिनट बाद अंदर से फलक की पालकी उठी। नूर ही की तरह अब की बार आलिया मेहंदी की थाल लिए सबके आगे आई। दानियाल ज़बरदस्ती खुद को छुड़वा कर डीजे की तरफ चला और खींचकर इसका हेडफोन उतारा। डीजे इस कोफत पर बुखला गया। क्या हुआ? गाने की आवाज़ स्लो करने के बाद वो जल्दी से बोला। ये क्या बकवास गाने लगाए हैं, मज़ा ही नहीं आया। इससे तो बेहतर था तराने ही लगा देते। दानियाल गुस्से से बोला। हैं, वो भी हैं मेरे पास, लगा दूँ? वो जल्दी से बोला। 19वीं की दहाई के चुस्त गाने लगाए हुए हैं, वो नुसरत से बोला। मैंने आस्ता आस्ता नए गानों की तरफ आना था। डीजे एक अंदाज से बोला। चलो चुप करो, बस कर, पका कर वहाँ तक आना था। तुम वो वाला गाना लगा दो। क्या था वो? दानियाल ने अपनी आईब्रो खींची और फिर कुछ याद आने पर बोला। हाँ शुक्रिया, हाँ शुक्र है वो मेरे पास है। डीजे जल्दी से बोला। हाँ वो चला दो, जब तक मैं ना कहूँ बंद ना करना। दानियाल कहकर बेला चाओ चलवा कर स्टेज की तरफ गया। फलक हंसी और वो भी अले गानों से बोर हो रही थी।
स्टेज के पास आर्यन भी इसके इंतज़ार में खड़ा था। दानियाल ने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ खाकी रंग का वेस्टकोट पहना हुआ था। फलक हर कोई एक बर्फ़ी क्यों खिला रहा है, दानियाल के लहजे में अफसोस था। मुझे भी यही बात बहुत बुरी लग रही है, फलक भी इसी के अंदाज में बोली। तुम दोनों अपनी चूंचियाँ लड़ाना बंद करो। आर्यन इन दोनों को झिड़का और दानियाल बदमज़ा हो जाए। फ़ाहद इधर उधर फिरता गन चक्कर बना हुआ था। जब 2 मिनट के लिए शज़ेब साहब के साथ जाकर बैठा तो मोबाइल निकाला। सामने ही माइन के नंबर से मैसेज स्क्रीन पर झपका। फ़ाहद ने सीधे होते ही फ़ौरन मोबाइल निकाला और मैसेज खोला। मैसेज पढ़कर वो बेचारा सुरख हुआ। नूर इसे जब तंदूरी चिकन कहती तो इसे प्लेन के सब वाक़ये याद आते। जी फरमाइए, इसने जवाबी कार्रवाई की। यह सोच बहुत मुसव्वर कर रही थी वो दुश्मन जान जो आज दिल को पागलों की तरह धड़काई जा रही थी, कुछ ही देर में मुकम्मल तौर पर इसके निकाह में आने वाली थी। नूर इसके मैसेज के इंतज़ार में थी और फौर मैसेज पढ़ा और टाइपिंग करने लगी। बड़े लश्कारे मार रही हो जनाब, नूर ने शर्माती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए मैसेज किया। इसका मैसेज पढ़कर फ़ाहद जी जान से हंसा। शज़ेब साहब ने इसकी तरफ आबरू उकसा कर देखा। वो खिसक गया और फिर इधर उधर नज़र दौड़ाए, मगर इसे वो कहीं नज़र न आई। तुम कहाँ हो फ़ाहद ने जल्दी से मैसेज किया और नूर इसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। स्टेज की बाएं जानिब फर्स्ट टेबल के साथ खड़ी हूँ। फ़ाहद ने जल्दी से इधर देखा। इसे वो मुकम्मल खूबसूरती के साथ खड़ी नजर आई। कैसी लग रही हूँ, फ़ौरन तारीफ़ करो मेरी और दिल खोल कर तारीफ़ करना। फ़ौरन इसे मैसेज किया। वो निकाह के बाद करूँगा। फ़ाहद का मैसेज पढ़कर नूर ने मुँह बनाया। निकाह के बाद क्यों करोगे, अभी करो। वो भी नूर थी इंतहा की ढीठ। तब मुझे तुम्हारी तारीफ़ करने का हक़ हासिल होगा, अभी नहीं है। फ़ाहद ने इसे लाजवाब किया और खामोशी से इसने फ़ोन क्लच में मुंतकिल किया। इन चारों की रस्म के बाद निकाह वहाँ आ गया और फिर दानियाल को मजबूरन डीजे को इशारा करना पड़ा। फंक्शन छोड़कर चले ना जाए। निकाह के लिए फ़ाहद और नूर को स्टेज पर लाया गया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। निकाह ख्वां ने निकाह का आगाज़ किया। सबसे पहले नूर से कबूलियत चाहिए और फिर मेरा नाम नूर अज़हर है, क्या मैंने पूछा ये, पर मैंने बता दिया है। शाह बेनियाजी से बोलती वो नूर थी। मिस, आपको एक बात बता दूं कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई पागल और बदतमीज़ भी हैं। फ़ाहद का चढ़ाता लहजा पास गूंजा। ख्यालों में खोई वो हंसी और फिर इस सब की नज़रों खुद पर जमाई देखकर सर हिलाया। इसके बाद फ़ाहद ने इस्तबाल कबूल करवाया। फ़ाहद कुरैशी वल्द बख्त कुरैशी, आपका निकाह नूर अज़हर वल्द अज़हर अहमद के साथ बगूर हक महर 1 लाख सिक्का रकाही बावक्त कबूल किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या तंदूरी चिकन है? सुनो, तुम शादीशुदा हो? हाँ, मुझे पहले ही बता दो, तुम उर्दू बोल सकते हो। कबूल है। फिर पूरा मुस्कुराहट के साथ फ़ाहद कुरैशी ने नूर अज़हर को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहा। इसके बाद सब ने आकर बारी बारी इन लोगों को मुबारकबाद दी। अमील अभी तुम्हारा भाई मुझे कहेगा आर्यन हमारे लिए कहीं और खाने का बंदोबस्त कर दो। वो कहकर बामुश्किल सीधा हुआ कि दानियाल बहू ऐसे ही बोली। आर्यन ने जताती नज़र अमील पर डाली, जो मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में दोहरी हो रही थी। आर्यन ने वहीं बैठे बैठे फ़ाहद को इशारा किया, जो इन्हीं की तरफ चला आ रहा था। फ़ाहद, इन जनाब के लिए कहीं और खाने का इंतज़ाम करवाओ। स्टेज पर बैठकर खाते ये कहीं भी दूल्हा और दुल्हन नहीं लगेंगे। फ़ाहद ने एक नज़र दानियाल और फलक पर डाली, जो दांत कूटते हुए ज़ोरों शोर से सर हिला रहे थे। दानियाल, फलक, इससे पहले तुम लोग कुछ कहो। बाबा वगैरह के कहने पर तुम लोगों का खाना अंदर टेबल पर लगाया जा चुका है। सारम के कहने पर इन दोनों के सिवा सब हंस दिए। भाई ये कह चुके हैं, अमील ने मुस्कुराते हुए कहा। सारम अपना सर पीट कर रह गया। अब जाओ भी तुम दोनों। सारम इनकी तरफ मुड़ा तो स्टेज खाली था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खाली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उफ़, ये दोनों, फ़ाहद बड़बड़ाया। अजूबे हैं ना। आर्यन ने फ़िक्रा मुकम्मल किया तो वो हंस दिए। खाना सब ने खुशगवार माहौल में खाया। फलक, दानियाल भी सब के खाना खाने के बाद अंदर से हशाश बशाल चलते आ रहे थे। दूर खड़े वेटर ने कानों को हाथ लगाया। वो इन्हें खाना सर्व कर रहा था और वह ये दावे से कह सकता था कि ये दोनों इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। दानियाल और फलक मिनी स्टेज की तरफ चले आए। नूर और फ़ाहद स्टेज पर डांस कर रहे थे। सब ने खूब डांस किया। अब करो तारीफ़। साथ में 2 मिस्कीन दिखाते इमोजी थे। जब अमील और फलक अंदर गए तब वो अमील के साथ अवधि मेंशन चली गई। फ़ाहद ने मैसेज टाइप किया और फ़ौरन इसका रिप्लाई किया। नहीं, क्यों, मेरा ज़रा बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़ाहद का मैसेज पढ़कर नूर हैरान हुई।
जनाब एक तारीफ़ करनी है, बस इसके लिए बाहर आने की क्या ज़रूरत। ठीक है, अगर अभी आज नहीं आई तो भूल जाना, मुस्तकबिल में कभी तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। फ़ाहद के कहने पर अपनी मुस्तकबिल एक फ़िल्म की तरह चलता नज़र आया। वो बहुत खूबसूरत लिबास में मेकअप किए जेवर पहने फ़ाहद के पास खड़ी थी और फ़ाहद मैं कैसी लग रही हूँ चुड़ैल। नूर हरार सोचों से निकली। तुम आए नहीं फ़ाहद, मैं यहाँ बाहर खड़ी सूख सूख कर मुरझा गई हूँ। साथ ही वो लहंगा संभाले बाहर को दौड़ी। सामने अस्मा बेगम किचन से निकल रही थी। मेरी जान, ड्रेस चेंज नहीं किया और कहाँ जा रही हो? इन्होंने इसे सर तक पाँव तक देखा। यंग लेडी, मेरा ताज़ा ताज़ा शोहर मुझसे मिलना चाहता है और वो बाहर इंतज़ार कर रहा है, मैं आती हूँ इससे मिलकर। नूर दौड़कर बाहर आई। गेट खोलकर वो बाहर निकली तो सामने फ़ाहद इधर उधर चक्कर काटता नज़र आया। जल्दी तारीफ कर दो, वो फूले हुए सांसों में मुश्किल बोल पाई। फ़ाहद ने नज़र भर कर इसे देखा। चलो चलते हैं, फ़ाहद ने इसे चलने का इशारा किया। कहाँ? नूर हैरानगी से इसके साथ कदम उठाते हुए बोली। हमारे घर, फ़ाहद बोला। फ़ाहद दिलकश अंदाज में बोला। नूर ने इसे घूरा। दो नंबर ACP, सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं जो इतना फ्री हो रहे हो। नूर ने इसे लताड़ा और फ़ाहद सर झटक कर रह गया। 2 नंबर हूँ या 3 नंबर, अब तो बस तुम्हारा हूँ। वो फ़ाहद ही क्या जो असर हो जाए। तुम निकाह के बाद खासे फ्री हो गए हो। नूर शक्की अंदाज में से घूरने लगी। तुम निकाह से पहले भी बहुत थी। फ़ाहद बड़बड़ाया। कुछ कहा? नूर कवड़े तेवरों से बोली। मेरी इतनी जरायत कि मैं कुछ कहूँ वो मन बनाया और 15 मिनट 1 मिनट ऊपर नहीं आई। फ़ाहद वला का दाखिली दरवाज़ा अबूर करती हुई इसे वॉन करना न भूली। जो हुक्म जनाब। फ़ाहद ने सरखम्द किया और नूर सताइशी अंदाज में इर्द गिर्द देख रही थी। माशाल्लाह, घर बहुत डेकोरेट किया है। किसने किया? नूर इसकी जानिब मुड़ी। बिनिश ने किया है। फ़ाहद इसकी तरफ नरम निगाहों से देखते बोली। हाँ, बिनिश से याद आया, वो कुछ बोलेगी नहीं तुम्हारे निकाह पर जो इसकी गैर मौजूदगी में हुआ। इसकी बात पर फ़ाहद हंसा और मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घुमाई। ये सुनो। एक ऑडियो मैसेज चलाकर इसने नूर की तरफ बढ़ाया। बिनिश की खनकती आवाज़ स्पीकर से आई। शाबाश भाई, बहुत अच्छा फ़ैसला है। नूर बहुत अच्छी है और प्यारी है और मासूम भी। हाँ, थोड़ी शरारती है मगर मेरे संजीदा से भाई के साथ सूट करेगी। मगर फ़िक्र मत करिएगा, निकाह पर नहीं हो तो शादी मैं मिस नहीं करूँगी। इसे किसने कहा कि मैं मासूम हूँ? नूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। देख त्यार, फ़ाहद हंसा। नूर ने मजबूस होकर इसे देखा। तुम्हें पता है तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, इसलिए बार बार हंस रहे हो। कुछ मेरे कमज़ोर दिल का ख्याल रखो। नूर की दहाई पर इस तरह मुश्किल मुस्कुराहट दबाई, वरना वो फिर शुरू हो जाती। बेचारी बिनिश की एक यही बात पता नहीं है कि तुम मासूम नहीं हो। मेंशन नोट, जैसे कि एक बार पहले भी कहा था, खूबसूरत लड़कियों की तरफ से की गई इज़्ज़त अफजाई को मैं तारीफ़ समझकर कबूल करती हूँ। नूर ने माथे तक हाथ ले जाते हुए शुक्रिया अदा किया। और अब यहीं खड़ी रहोगी? अब कहाँ? नूर ने आंखें बनाई। नूर डियर, तुम कॉफ़ी बनाओगी, फिर बैठकर मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। फ़ाहद ने इसे याद दिलाना चाहा। ACP भूल जाओ, मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। मैं तुम्हारी ताज़ी ताज़ी बीवी हूँ और मुझसे काम करवाओगे? नूर इसे आंखें मारती हुई वहाँ से चली गई और फ़ाहद पाँव चटकता किचन की जानिब। सारा घर देखने के बाद नूर बालकनी में आई और ठंडी हवा लेने लगी। कंजूस साथ कुछ ले आते वो मुंह बढ़ाकर बोली। मोहतरम, मैं तुम्हारा ताज़ा ताज़ा शोर हूँ, मुझे तुम पर ज़रा भी रहम नहीं है। अब नीचे किचन में चलो और फ्रिज से निकाल लो।